हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग 100 डेज सीरीज़ लेके चल रहे हैं। स्पेशली फोकस किया जा रहा है यूपीपीसीएस, आरओ और जो भी आने वाले स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप अगर ये सीरीज़ देखते हैं तो आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सक्षम रहेंगे। इसमें आंसर जो है वो आपको नोट्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। तो ये जो नोट्स हैं हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो अब तक हमने पढ़ लिया है वो है शेड्यूल्स और सभी जो बचे हुए आर्टिकल्स थे उनके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। ठीक है, तो शेड्यूल्स 12 अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही जो आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनका एक ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड और हर आर्टिकल का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमने एक आउटलाइन देख ली है। इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल के क्या उपबंध दिए गए हैं आर्टिकल्स में। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और आगे सभी जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ हमने स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू ले लिया है, जनरल जितने भी पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से दिखता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग के पेजेस पे दिया रहता है। साथ ही कोई और अन्य बुक्स में भी आपने देखा होगा कभी ना कभी ये इस तरह का लिखा हुआ। तो यही है हमारा प्रीएम्बल और इसी के बारे में हम लोगों को आज डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, यहाँ पर जिस तरह से ये सीक्वेंस दिया हुआ है इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि किसके बाद, किस सीक्वेंस के बाद, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ये सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही कितने प्रकार की जस्टिस जो है वो प्रदान की जाती है हमारे प्रीएम्बल के द्वारा, कितने प्रकार की लिबर्टी प्रदान की जाती है, इक्वालिटी प्रदान की जाती है, ये सभी भी प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ लिखी हुई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ें हैं पूरा प्रीएम्बल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और प्रीएम्बल के हर जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आपको प्रीएम्बल याद होना चाहिए। आसान है, एक दो बार आप रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपको। जो भी शेड्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट के लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे आपसे। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दिया है। और मैं आपको बस यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ उन सभी शेड्यूल्स का। ठीक है, तो भारत के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। लेटर ऑन इसमें कुछ चेंजेस करके इसको 12 शेड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो राज्य व संघ राज्य के क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी एरियाज। सेकेंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सैलरी और इमोलूमेंट्स। ठीक है, इमोलूमेंट्स मैंने आपको वर्ड बताया था, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड शेड्यूल है हमारा भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो ओथ एंड अफर्मेशन याद कर सकते हैं, थर्ड शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी की। फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित कुछ उपबंध दिए गए हैं, तो SC/ST से रिलेटेड है। और इसमें जनजातीय भूमि खनन के निजी, मतलब जो भी है लैंड रिफॉर्म्स, जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्राइबल एरियाज़ को जो लैंड दिया जाता है उसमें किस तरह के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं वो हम लोग देखते हैं, फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स्थ शेड्यूल जिसमें स्पेशली फोकस किया गया है AMTM पे। ठीक है, जिसमें A जो है वो है असम, M मेघालय, T त्रिपुरा और M मिज़ोरम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे मणिपुर नहीं है। ठीक है, मिज़ोरम है,
मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है। ठीक है, AMTM मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था। इसके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कुछ जो प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं वो दिए हुए हैं 6th शेड्यूल में। फिर आता है 7th शेड्यूल जिसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, साथ ही समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं वो उसमें विभाजन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है उसमें वर्तमान की गणना बस हम लोग याद करेंगे। तो वर्तमान में इसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संघ के पास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लिस्ट जिसमें वर्तमान में 59 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के पास है। देन आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसमें वर्तमान की गणना के अनुसार 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा संघ दोनों को है। ठीक है, तो यहाँ पे 98, 59 और 52 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान की दृष्टि वाली जो गणना है वो आपको याद होनी चाहिए। 98 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, 59 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में और 52 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, अभी इसमें कुछ विषय के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि अगर राज्य सूची की बात की जाए तो उसमें आता है पुलिस पे जो रूल्स बनाए हैं वो हर स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं पे जैसे कोलकाता की पुलिस है तो वो अक्सर वाइट ड्रेस में, वाइट यूनिफॉर्म में दिखती है, तो वो वहाँ पे वो स्टेट का रूल है। ठीक है, या फिर यहाँ और जगहों पे खाकी ड्रेस पहनी जाती है तो ये यहाँ के स्टेट का रूल है। तो इस तरह से हर स्टेट में राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस आती है उसमें, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, क्लीनलीनेस आता है, प्रति व्यक्ति कर, टैक्स जो दिया जाता है पर पर्सन का जो टैक्स है। ठीक है, टैक्स यहाँ पे मैं आपको स्पेशली कहूँगी कि ये वाला टर्म याद मत रखिए। टैक्स जो है वो GST से रिलेटेड है अब करेंटली, तो इसमें टैक्स का इतना कोई रोल रह नहीं गया है कि स्टेट लिस्ट में ही आएगा टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है रेलवे पुलिस, जेल, पंचायती राज और लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाज़ार, पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, ये सभी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट के विषय हैं। इसके बाद आर्थिक योजना इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि अगर आपको स्टेट लिस्ट याद है और कॉन्करेंट लिस्ट याद है तो आपको पता होगा कि अब यूनियन की लिस्ट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट तो आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए। अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ट्रिक करने के लिए आपको अक्सर कॉन्करेंट लिस्ट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे विवाह, मैरिज या फिर डाइवोर्स, परिवार नियोजन, शिक्षा, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेस्ट होता है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दंड प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, आपराधिक मामले तथा आर्थिक योजना, ये सभी जो है कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट हैं। उसके बाद आता है 8th शेड्यूल जिसमें 22 लैंग्वेजेस का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 हुआ करती थी जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया था, और काफ़ी लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने ध्यान से देखा था पिछले लेक्चर में, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला अमेंडमेंट होता है 1967 में, 1967 में जो कि 21वां संविधान संशोधन था और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 71वां जो कि 1992 में हुआ था। इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, मैंने आपको बताया था KNM, याद कर सकते हैं आप शॉर्ट में, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद 2004 में फिर से एक संशोधन होता है जो कि 92वां संविधान संशोधन था। इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी जाती है, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में BDMS। ठीक है, इसमें इस 8वीं अनुसूची में इसलिए सारा मिला के 22 लैंग्वेजेस होती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है हमारा 8th शेड्यूल। उसके बाद आता है 9th शेड्यूल जिसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बातें कही गई है। उसके बाद इसमें भी एक संविधान संशोधन याद कर सकते हैं आप। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो इसी से रिलेटेड था। उस टाइम पे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में
इसमें संविधान में शामिल किया गया था इसे, ठीक है। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ये दल बदल कानून से रिलेटेड है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। 10th शेड्यूल है। उसके बाद आता है 11th शेड्यूल, जो कि पंचायतों से रिलेटेड है, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में पारित किया गया था। इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। तो 29 विषय हैं इसमें, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है 12th शेड्यूल, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1992 में ये भी पारित हुआ था, और साथ ही इसमें 18 विषय हैं। ये सभी शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए। याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर ये आपको याद है पूरा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हर एक, जैसे टी जो है वो टेरिटरीज और एंड स्टेट से रिलेटेड है, ई जो है मॉन्यूमेंट्स और सैलरी से रिलेटेड है, ए से अफर्मेशन ओथ आता है, आर से आता है राज्यसभा सीट्स, एस से आता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ओ से आता है अदर शेड्यूल्ड एरिया जिसमें AMTM दिया हुआ है, फिर एफ से आता है फेडरल लिस्ट जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बातें कही गई है। फिर दूसरा जो ओ है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, 22 लैंग्वेज दी हुई है। नेक्स्ट जो एल है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और डी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10वां शेड्यूल। फिर लास्ट के PM जो है वो तो आपको याद ही होगा, पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटी है। तो इस तरह से आप जो 12 शेड्यूल हैं उनको याद कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान के उद्देशिका से, प्रियम्बल से। तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका बस यही है कि आप लोग इसको कई बार रीड करिए, वो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक बार आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दी हुई है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सभी बातें कही गई है इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला तो सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद आता है 3 शब्द, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन, उसके बाद आता है समाजवादी, इसको सोशलिस्ट कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ठीक है। ये कंप्लीट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और साथ ही गणराज्य है। इसके बाद देता है ये समस्त नागरिकों को किस तरह का न्याय प्रदान करती है, तो 3 तरह का न्याय प्रदान करती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। उसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही इक्वालिटी, जो समता है वो 2 प्रकार की प्रदान की जाती है। पहला है स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, बंधुता, तो बंधुता में अश्योर किया जाता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की गरिमा और साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन।
ठीक है। उसके बाद अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्फ कब किया गया था, कब आत्मसमर्पित किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये डेट भी मेंशन की गई है प्रीएम्बल में, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था 22 जनवरी 1947 में, ठीक है। तो 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया है और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, ठीक है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं SSI से, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1946 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 76 है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है, जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन पढ़ के बताया था प्रीएम्बल में, ठीक है। इसके बाद ये हर शब्द जो दिया है ना, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हर शब्द का जो मतलब है वो अभी मैं आपको समझाऊंगी लेटर ऑन इस लेक्चर में। इसके बाद आता है संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जैसे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने उद्देशिका अपने हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दिया है। इसके बाद KM मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ठीक है। तो हॉरोस्कोप टाइप की है ये, जो सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वाला जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो केशवानंद भारती वाला केस, जो कि 1973 में हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसमें क्या था, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। इसके बाद जो फर्स्ट केस आता है वो आता है 1960 में, बेरूबारी वाद, जिसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि संविधान का अंग नहीं माना गया है 1960 में बेरूबारी वाद में। उसके बाद आता है 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो यहाँ पे गोलकनाथ केस भी आप याद कर सकते हैं। इसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था, ठीक है। तो संविधान की मूल आत्मा कहा गया था 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें संविधान को में एक इम्पॉर्टेंट भाग उद्देशिका का माना गया था, ठीक है। उसके बाद 1994 में बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों जो केसेस हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं, प्रीएम्बल से रिलेटेड हैं। इसके बाद प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बताई गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की जाती है, मतलब इक्वालिटी जो है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, 2 प्रकार का इक्वालिटी जो है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर, जो संवैधानिक उपचार है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आर्टिकल 32 में जो दिया है, उसको संविधान का आत्मा और हृदय माना है, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 की बात की जा रही है,
प्रियम्बल की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। कई जगहों पे प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा माना जाता है, बट बी आर अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को ये स्टेटमेंट दी है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है इसको, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है प्रस्तावना को। इसके बाद आता है सुभाष कश्यप, जिन्होंने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बॉडी है तो जो सोल है वो है हमारी प्रस्तावना, ठीक है। तो अक्सर ये जो सोल वाला वर्ड है ये अक्सर आपको प्रस्तावना से रिलेटेड मिल जाता है। इसके बाद प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ऐसा भी सुभाष कश्यप का कहना था। इसके बाद बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, जिसे इंग्लिश में पायस पेपर कहा जाता है, तो ये भी आप स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट वाइज कि ये स्टेटमेंट दी है, किस पर्टिकुलर पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्टेटमेंट्स बताई है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के माध्यम से ही पूछा गया है एग्जाम्स में। ये आप लोग सारी स्टेटमेंट जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये जो जितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अवसर प्रदान किए जाते हैं, मतलब इक्वालिटी प्रदान की जाती है, समता प्रदान की जाती है, ये सभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्याय कितने प्रकार के प्रदान किए जाते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया अभी प्रियम्बल जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से ये सीक्वेंस दिया हुआ है। 1976 में कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप जो भी अभी मैंने आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है ये सभी क्वेश्चन ही हैं, तो इनको आप लोग क्वेश्चन की तरह ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे शासन प्रणाली, द गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सभी, ठीक है, उससे पहले ये जो 5 वर्ड्स हैं इनका मैं आपको एक तरह का डेफिनेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। तो पहला है सॉवरन, जिसको कहते हैं संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी जो राष्ट्र है वो किसी बाह्य राष्ट्र की नीतियों से प्रभावित नहीं होगा। जो भी बाह्य मामले होंगे या फिर आंतरिक मामले होंगे वो किसी देश या राज्य की सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, जिसको समाजवादी भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी जो वर्ग हैं वो एक समान रूप से उनको अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है, इसमें जो धर्म है और पंथ है उसकी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक जो है वो इच्छा अनुसार अपना धर्म जो है वो सेलेक्ट कर सकता है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतंत्रात्मक। इसमें जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा और जनता के द्वारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का जो इलेक्शन सिस्टम होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है, 18+ जो लोग होते हैं वो उनको वोटिंग राइट प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। तो यहाँ पे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। और ये जो वयस्क मताधिकार है इसको 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है जो राष्ट्र का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसको निर्वाचन के आधार पे चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की मोनार्की नहीं होगी, कोई एक राजा नहीं होगा, ये निर्वाचन के आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स जो होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी पता होने चाहिए और साथ ही कंपटीशन पर्पस से भी पता होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम। तो सबसे पहला आता है राजतंत्र, ठीक है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें एक शासक होगा जो कि एक व्यक्ति होगा, इसमें शासन की सभी शक्तियाँ जो होगी वो समाहित होगी और ये राज को धारण करेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पुराने ओल्ड टाइम में जिस तरह से एक राजा होते थे जिसके अधीन पूरा राज्य होता था और ये एक तरह से ठीक है जनरेशन वाइज जो है वो राजा बनता रहता था, मतलब राजा का पुत्र जो था वो राजा बन जाता था। इसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। उसके बाद कुलीन तंत्र, वो भी इसी प्रकार का, इसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, जिसमें
जो राजनीतिक सत्ता होती है ये कुछ ही लोगों में निहित होती है, ठीक है, इसको कुलीन तंत्र कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी। इसके बाद आता है तानाशाही, जिसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो इसमें भी एक व्यक्ति होता है जो कि निरंकुश शासक होता है और इसी पद के माध्यम से वो राज्य के लिए नियम बनाता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रजातंत्र, जिसे लोकतंत्र भी कहा जाता है, डेमोक्रेसी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें प्रजातंत्र में जनता में सत्ता की शक्ति जो होती है वो निहित होती है। जनता को ये अधिकार होता है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। इसके बाद आता है, इसी में एक लाइन दी हुई है कि जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है इसमें प्रमुख है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो संघात्मक शासन और एकात्मक, ठीक है। और इसके साथ ही जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है उसमें दो और सिस्टम होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये जो फेडरल सिस्टम है और ये यूनिटरी सिस्टम है, ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या होता है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं, 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। पहला है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, जनसंख्या, पॉपुलेशन, भूभाग, टेरिटरी, तथा सरकार या फिर सत्ता, जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी राज्य के, और यहाँ पे आपको मैंने नोट्स के माध्यम से बता दिया कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको चारों एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य की श्रेणी में तभी आ सकता है जब ये चारों एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। 1947 तक, 1947 तक हमारे जो भारत है ये एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, क्योंकि ये संप्रभु नहीं हुआ करता था, यहाँ पे जनता का शासन नहीं था, बल्कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ करता था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की ही शासन व्यवस्था की संचालन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मंत्रिमंडल परिषद बनाया जाता है और उसके बाद वो लोग लॉज बनाते हैं जिन पे हमारे जो स्टेट है या हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्री है वो रन करती है, स्टेट्स रन करते हैं, ठीक है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण करता है और ये सर्वोच्च संस्था है जो विधि निर्माण करता है, लेजिस्लेशन, लॉज मेकिंग करता है। इसके साथ ही जो एग्जीक्यूटिव है वो समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है वो दोनों साथ में काम करते हैं। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें संपूर्ण सत्ता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका केंद्र तथा दूसरा है राज्य, ठीक है। तो एक कुछ पावर सेंटर को प्रोवाइड की गई है, कुछ स्टेट को या फिर प्रोविंसेस को प्रदान की गई है, ठीक है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है जिसे हम लोग राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही कुछ बातें कही गई है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि इंडिया की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट में लाई करती है, ठीक है। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, तो आप ऑप्शन में मार्क कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि जो भारत में सत्ता है वो एकमात्र उसका जो स्रोत है वो है जनता, ठीक है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है, ठीक है। तो अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता के सेवक के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान में सेंटर और स्टेट की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो फेडरेशन भी कहा जाता है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लिखित संविधान है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। इसके साथ ही भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण हैं।
यूनिटरी सिस्टम जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे कि राज्यपाल का पद, तो यहाँ पे जो गवर्नर का पोस्ट है वो शो करता है कि इंडिया में यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। इसके साथ ही जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, सिंगल सिटीजनशिप है और इमरजेंसी का प्रावधान है, ठीक है। यूनिटरी का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, यूनिटरी सिस्टम या फिर एकात्मक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगल सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रही हो, ठीक है, सेंटर को जो स्ट्रॉन्ग कर रही हो। तो जब भी इमरजेंसी की कंडीशन लगती है किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट में, तो वहाँ जो पावर्स होती है वो स्टेट से लेकर सेंटर में दे दिया जाता है या फिर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर के पास पावर आती है, सिस्टम जो होता है वो यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो यूनिटरी सिस्टम है इसी का लक्षण है, जैसे मतलब यूनिटरी सिस्टम के लक्षण भी भारत के संविधान में पाए जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके साथ ही ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में भी क्या है कि एक सेंटर के पर्सन को कुछ पावर्स दे दी जा रही है, ठीक है। तो एक पर्सन को कुछ पावर्स प्रदान की जाती है, तो उसको यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। इसके साथ ही सिंगल सिटीजनशिप, तो सिंगल सिटीजनशिप में भी क्या है कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई नागरिकता हमें प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह का एकात्मक शासन का ही लक्षण है, यूनिटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद गवर्नर का जो पोस्ट होता है, प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, ये सभी यूनिटरी सिस्टम को डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय ये है कि सभी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके जो सर्वोच्च पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। तो निर्वाचित व्यक्ति जो होता है वो उस पद पे आसीन होता है, इसीलिए जो भारत है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान के कुछ संघात्मक, जैसे कि फेडरल, कुछ नेचर फेडरल नेचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ नेचर जो है वो यूनिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे संघात्मक यानी कि फेडरल नेचर की बात हो रही है। और इसीलिए जो केसी व्हीलर हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, केसी व्हीलर ने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वासी स्टैटिक बताया है, ठीक है, अर्ध संघात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ फेडरलिज्म या फिर क्वासी स्टैटिक नहीं, क्वासी फेडरल शब्द का यूज़ किया है, ठीक है। तो क्वासी मतलब हाफ, ठीक है, सेमी फेडरल कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही जी ऑस्टिन जो हैं, इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को हेल्प करने के लिए यूनिटरी सिस्टम को भी बनाया गया है, कोऑपरेटिव है हमारा फेडरलिज्म, ठीक है। तो क्वासी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सभी शब्द जो हैं वो किसने दिए हैं, ये आपको इन पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम याद होने चाहिए। ये भी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर। ये जो केसी व्हीलर वाला है, क्वासी फेडरल होना, ये अक्सर आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन भी केसी व्हीलर के द्वारा दिया गया है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो ना ही काफ़ी हार्ड है और ना ही काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये सॉर्ट ऑफ इन मिडवे है कि थोड़ा सा हार्ड भी और फ्लेक्सिबल भी है। तो मतलब क्योंकि रिटन संविधान है हमारा, तो रिटन संविधान क्या होता है, एक काइंड ऑफ एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि लेटर ऑन अमेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा एक डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में होगा कि कोई भी चीज़ जब रिटन है, कोई भी चीज़ लिख दी गई है पास्ट में हमारे, तो फ्यूचर में हम उसको चेंज कैसे करें, ठीक है। इसी के लिए हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार दिया गया है, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स जो हैं कि कठोर होना और लचीला होना, वो दोनों ही शब्द जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहे गए हैं, क्योंकि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट रिटन होने के साथ साथ हमारे पास कुछ अधिकार हैं जिसमें हम लोग कुछ संशोधन कर सकते हैं हमारे संविधान में। इसके बाद B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ठीक है। तो बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर है इसमें, सिर्फ फेडरलिज्म को ही ज़्यादा हमने प्रमोट नहीं किया है, हमने दोनों फीचर्स इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, शासन प्रणाली के बारे में हमने डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स के बारे में, ठीक है। नेशनल सिंबल में सबसे पहला आता है हमारा नेशनल फ्लैग। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, जिसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है,
ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं आप। इसके साथ ही जो तीनों रंग हैं, तीनों रंग के अपने कुछ महत्व हैं, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पहला जो है गहरा केसरिया रंग, ये साहस का प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ और करेज दिखाती है, स्ट्रेंथ और करेज। इसके साथ ही जो श्वेत रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ पे पीस एंड ट्रूथ शो करता है, पीस एंड ट्रूथ शो किया जाता है वाइट कलर के द्वारा। इसके बाद सबसे नीचे जो हरे पट्टी है, इसमें उर्वरकता, फर्टिलिटी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का प्रदर्शन किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी का प्रदर्शन किया जाता है ग्रीन कलर से। इसके बाद ध्वज के बीच की जो पट्टी है उसमें एक नीला चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो 24 स्पोक्स हैं जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है जहाँ से लिया गया है ये भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। और ये जो नीला चक्र है ये न्याय का प्रतीक है, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अशोक चक्र है ये आप याद कर सकते हैं, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है ये चक्र। इसके बाद जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसको तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। इसके साथ ही संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था, ठीक है। तो किस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, ये भी डेट आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको स्वीकृत किया गया था। इसके साथ ही भारत का जो राज चिन्ह है वो है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, ठीक है। तो जैसे हमने देखा है हमारा जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है या फिर GOI होता है उसमें हमेशा राजपत्र में हमेशा एक एम्बलम बना रहता है, तो वो जो होता है वो राज चिन्ह होता है, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज चिन्ह को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। फिर ये जो अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जन गण मन। इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो टोटल जो इसकी गायन की अवधि है वो है 52 सेकेंड। 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। बात की जाएगी पहली बार कब गाया गया था, तो राष्ट्र गान जो है इसको जनरली नॉट एज अ राष्ट्रगान, जनरल टर्म में इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम जो इसके अध्यक्ष थे वो भी आप नाम याद कर सकते हैं, बिशन नारायण धर, और ये 27 दिसंबर 1911 डेट आप याद कर लीजिए। INC की बैठक हुई थी और इसमें पहली बार कलकत्ता में हुई थी ये पहली बैठक, मतलब कलकत्ता में इसको पहली बार गाया गया था 1911 में, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। गीतांजलि में इसका सोर्स पाया जाता है। इसके बाद आता है वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग। इसको भी 22 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। गीतांजलि से सोर्स लिया गया है हमारे नेशनल एंथम का और आनंद मठ से सोर्स लिया गया है हमारे नेशनल सॉन्ग का। इसके बाद ये जो वंदे मातरम है ये पहली बार 1896 में इसको गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें इसको पहली बार गाया गया था। उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। इसके बाद ही जो भारत का नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर,
ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और इसके साथ ही जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जो कहा जाता है, उसको भी इसके साथ ही अपनाया गया था। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर शक संवत और साथ ही ग्रेगोरियन कैलेंडर, उन दोनों को ही 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। इसके बाद आता है हमारा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव, इसके रूप में जो एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, उसके रूप में गंगा की डॉल्फिन को अपनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे, साथ ही बाघ को, टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं पिकॉक को, साथ ही टाइगर को और गंगा डॉल्फिन को, इस तरह से ये सब याद कर सकते हैं आप। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 2008 में नेशनल रिवर के रूप में गंगा को अडॉप्ट किया गया था। इसके साथ ही भारत द्वारा स्वाधीनता दिवस, ठीक है, इसको राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, स्वाधीनता दिवस, साथ ही गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इन सभी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है, नेशनल डे के रूप में घोषित किया गया। इसके साथ ही अक्सर आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है, या फिर राष्ट्रीय फल आम है, या राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। ये रूप में इस रूप में इसको मान्यता दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये ऑफिशियली जो है इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो अगर कोई कहता है राष्ट्रीय पुष्प कमल है या फिर राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, तो जानकारी के तौर पे आप लोग इसको याद कर लीजिए। हालांकि कोई ऑफिशियली इसको नहीं रिकॉग्निशन दी गई है, तो इसलिए आधिकारिक रूप से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है इस बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में, साथ ही गवर्नेंस सिस्टम और नेशनल सिंबल के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये मैं आज स्टार्ट कर सकती हूँ, बट मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम लोग 3 टॉपिक्स आज कवर कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी लोग जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उन्हें आंसर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली ये सेशन देख रहे हैं और साथ ही आपको कितना याद हो रहा है। ठीक है, तो स्पेशली मैं गर्ल्स से कहूँगी, लड़कियाँ जो भी आप लोग देख रही हैं वीडियोस, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए। जो भी आपके सुझाव हो वो भी आप लोग दे सकते हैं, और साथ ही जो क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ इसके आंसर्स आप लोग ज़रूर लिखेंगे। इसके साथ ही जो मेल सेक्शन है उनसे भी मैं कहूँगी कि आंसर्स ज़रूर लिखिए, थोड़े प्रोडक्टिव रहिए लेक्चर देखने के टाइम पे। साथ ही कॉन्शियसली लेक्चर देखिए जिससे कि आपको समझ में भी आए और साथ ही लेक्चर के साथ ही याद भी हो जाए चीज़ें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पॉलिटी हमने जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उनके लिए तो बेटर है, फर्स्ट टाइम में वो बस सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि फुली जो सारी चीज़ें वो नहीं हो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं टॉपिक्स, उनमें से कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका एक तरह का रिविजन हो रहा है। रिविजन को लाइटली मत लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। जो आती हुई चीज़ें हैं वो भी अगर आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में क्लिक होता रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स आप लोग लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होता है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी पॉइंट्स जो है वो आपको मिस नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो आप लोग कोशिश करिए कि इसको क्लास में ही याद कर लीजिए। ये सभी आर्टिकल्स जो मैंने आपको बताए हैं, शेड्यूल्स बताए हैं, साथ ही प्रीएम्बल जो मैंने आपको दिखाया, और आगे के जो भी नेशनल सिंबल्स वगैरह हैं, ये सभी आप लोग कोशिश ये किया करिए कि वीडियो के साथ ही इन सभी को पॉज करके कहीं अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं और साथ ही इनको याद भी कर सकते हैं बार बार पढ़ के। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो हमारे उद्देशिका में बताई गई है कि हमारा भारत जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो फ्रीडम, टाइप ऑफ फ्रीडम, ये आपको बतानी है कितने प्रकार की फ्रीडम। साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है गवर्नर का जो पोस्ट होता है,
वो क्या शो करता है, यूनिटरी सिस्टम या फिर फेडरल सिस्टम, ठीक है, ये आपको सेकेंड क्वेश्चन बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेशनल सॉन्ग किस दिन अडॉप्ट किया गया था, और साथ ही जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ये किस दिन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, भारत के संविधान में ये अडॉप्ट कब किया गया था, ये सभी आपको बताना, मतलब इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग और साथ ही नेशनल फ्लैग, ठीक है। डेट वाइज मैंने आपको बताया है, ये सभी आंसर्स जो हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे ही बताए हुए हैं, तो लेक्चर से ही संबंधित ये सभी क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप लेक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो घटना चक्र के क्वेश्चन हैं और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने सेल्फ नोट्स बना के आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्फ नोट्स भी बनाइए, साथ ही ये जो नोट्स हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर वो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बट प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना सेल्फ नोट्स भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है वो उस पर मार्क करते हुए चलिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है, माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहती है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ किस तरह से, जो भारत है, जो इंडिया है, जब 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पे कई राज्य ऐसे थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स के रूप में हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ पे एक राजा हुआ करता था और राजा के अधीन राज्य हुआ करता था। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। तो उसके बाद जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जो सभी स्टेट्स था उनका एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है। किस तरह से कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन होता है, किस ईयर में फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग एक टेबल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट्स एंड यूटीज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। साथ ही जितना भी लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, जितना भी लेक्चर्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है उसको रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।